नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। हम जो है MCQs निरंतर ला रहे हैं और साथियों जो बहुत गहराई वाले प्रश्न हैं। 15 प्रश्न कर चुके हैं, 16 प्रश्न ये रहा। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है? बिल्कुल साथियों, ये संवाद जो है वो इस प्रश्न का उत्तर आएगा सही। तीसरा प्रश्न है लहरों का राजहंस। और ये चारों ही जो नाटक हैं वो मोहन राकेश के हैं। ठीक है, तो मोहन राकेश का जो चौथा नाटक है, ये वाला जहाँ लगे, जहाँ पर तीसरा लिख दिया है पैरों तले की ज़मीन, इसको एकांकी भी माना जाता है और ये अधूरा है उनका नाटक। ठीक है, तो इसको गहराई से थोड़ा व्याख्या इसकी पढ़ लेते हैं। ठीक है, व्याख्या देखिए तनिक क्या है व्याख्या में। साथ ही मैं हमेशा बोलता हूँ मैं ऐसे प्रश्न ला रहा हूँ जहाँ से एक प्रश्न नहीं बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। लहरों का राजहंस, जिसमें बुद्ध के साथ जो बुद्ध के भाई हैं नंद, उसकी कथा है। ठीक है, तो नारी का आकर्षण बुद्ध बना है ना। बाकी जो पंक्तियाँ आपने अभी अभी पढ़ी तो मोहन राकेश के नाटक लहरों का राजहंस में से ली गई है और ये पूछी जाती है काफ़ी बार। अगला आषाढ़ के एक दिन, जो कि आषाढ़ का एक दिन जो मोहन राकेश का नाटक है, उसमें भी एक पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है, उसको देख लेते हैं साथियों। जो भी परीक्षा में पूछी जाती है आप लिख लीजिए। मैं पूछती हूँ भावना में भाव का वर्ण क्या होता है, उससे जीवन की आवश्यकताएं किस तरह पूरी होती हैं। तो ये पंक्तियाँ भी आषाढ़ का एक दिन की हैं। आगे आगे पढ़ते हैं साथियों। आधे अधूरे नाटक जो हैं, आधे अधूरे नाटक मतलब आधे अधूरा नाटक जो है, ऐसा नहीं कि अधूरा नाटक है, आधे अधूरे नाटक का नाम है। मोहन राकेश ने इसको लिखा है। रबड़ स्टैम्प के माने क्या होते हैं? रबड़ स्टैम्प के माने क्या होते हैं? एक अधिकार, एक रुतबा, एक इज्जत, यही ना। तो ये पंक्तियाँ आधे अधूरे नाटक में से हैं। अगला प्रश्न साथियों, पैरों तले की ज़मीन में से, और मोहन राकेश ने लिखा है इसको भी। वहम का कोई इलाज नहीं होता। ठीक है, आगे साथियों प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है अगला हमारे समक्ष। बट वृक्ष के नीचे, माफ करेगा, बट वृक्ष की छाया में किस लेखक किसकी स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी है? बट वृक्ष के छाया में किस लेखक ने यह कृति किसकी स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी है? साथियों हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का संस्मरण है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर आएगा साथियों वो है हमारे पास अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर के बारे में लिखी गई है ये स्मृति। ठीक है, किसकी स्मृति को अमृतलाल नागर की स्मृति के संदर्भ में। ठीक है, और इसके बारे में व्याख्या साथी पढ़ लेते हैं। तनिक देखिए क्या लिखा गया है। ठीक है, इसकी व्याख्या साथी पढ़ लेते हैं क्या लिखा गया है साथी, वो हम देख लेते हैं। कुमुद नागर ने ये कृति लिखी है बट वृक्ष की छाया में, किसके संदर्भ में लिखी है, किसकी स्मृति में, वो है अमृतलाल नागर। ठीक है, आगे साथी और पढ़ लेते हैं। जैसे कि जो संस्मरणों के बारे में बात हो रही है तो गायत्री कमलेश्वर रचनाकार हैं मेरे हमसफ़र संस्मरण के, और कमलेश्वर की स्मृति है इसमें। ओके, आगे साथियों विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना है ब्योमकेश दरवेश, और इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी की स्मृति को रखा है उन्होंने। अगला प्रश्न साथियों देख लेते हैं। बहुत लाजवाब प्रश्न लेकर आया हूँ। क्या है? राही मसूफ रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज़, समर शेष है, या कटरा भी आरजू। तो साथियों ये तो बहुत फेमस है, समर शेष है इनका उपन्यास नहीं है। बाकी तीन उपन्यास जो हैं वो राही मसूफ रजा के हैं। तो साथियों हम डिटेल से पढ़ रहे हैं। आधा गांव जो उपन्यास राही मसूफ रजा का आया था 1966 में। हिम्मत जौनपुरी जो 1969 में आया था उनका उपन्यास। टोपी शुक्ला 1969, दिल एक सादा कागज़ 1973, कटरा भी आरजू 1978, ओस की बूंद सीन 75 इत्यादि राही मसूफ रजा के उपन्यास हैं। समर शेष हैं। ठीक है, ये साथी जितने भी थे वो राही मसूफ रजा के थे। आगे समर शेष है पुरुष पुराण, श्वेत पत्र, सोना माटी, मंगल भवन, नमामि ग्राहम, अमंगलहारी, देहरी पार इत्यादि जो है वो उपन्यास जो हैं वो विवेकी राय के हैं। ठीक है, तो कई लोग समर शेष है को निबंध की श्रेणी में भी रखते हैं। पुरुष पुराण को भी, श्वेत पत्र को भी, सोना माटी, मंगल भवन, नमामि ग्राहम और अमंगलहारी, इसको थोड़ा सा हम देखें तो ये तीन उपन्यास माने जाते हैं। बाकी जितने भी नाम मैंने बताए इनको निबंध की श्रेणी में भी रखा जाता है। ठीक है,
ये आप ललित निबंधों की श्रेणी में। साथियों अगला मत जो है वो काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, आगे पूछे जाने की संभावना भी बनी रहती है। क्या है प्रश्न? भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थितियों के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। ठीक है, तो ये देख लीजिए साथियों, ये किसके मत हैं? रामचंद्र शुक्ला, नंद दुलारी वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जब विजय देव नारायण शाही। तो साथियों जी रामचंद्र शुक्ल का मत है। रामचंद्र शुक्ल ने मत जे दिया है साथियों, और आपको बता दूं कि उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी है, देख लीजिए। यह भी क्या है? उत्तर भारत में साधारण जनता के भीतर जो धर्म भावना वर्तमान थी, उसने शास्त्र की अंगुली पकड़कर अपने को शक्तिशाली रूप में प्रकट किया। मतलब कह सकते हैं कि रामचंद्र शुक्ल जहाँ पर मानते हैं कि भक्ति आंदोलन दक्षिण से शुरू हुआ, वहीं पर हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि नहीं, भक्ति आंदोलन तो भाई उत्तर से ही शुरू हो सकता था और हुआ भी। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी भी। साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी विचारक या समीक्षक 20वीं सदी में मौजूद नहीं? मतलब उनका जो समय काल है 20वीं सदी मतलब 1900 से लेकर 2000 ईस्वी सन तक नहीं पड़ता है। हमने सभी के प्रकाशन माफ़ करेगा उनके समय काल बताए हैं एक वीडियो में, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ऐसे प्रश्न साथियों पूछे जाते हैं, हम गप नहीं लगा रहे हैं। आइए, रिचर्ड्स का समय क्या 20वीं सदी में नहीं आता है? सैमुअल टेलर कोलरिज का नहीं आता है? बेनोदित क्रोचे का नहीं आता है? या फिर सिगमंड फ्राइड का? साथियों आपको बता देते हैं कि सैमुअल टेलर कोलरिज का समय जो है वो नहीं आता है। ठीक है, जो 20वीं शताब्दी में नहीं आते हैं। ठीक है, अभी समय काल सभी के बता देता हूँ मैं। ये देखिए, ये समय काल है। आइए, रिचर्ड्स 1893 से लेकर 1979 ईस्वी में जो 20वीं शताब्दी में पढ़े। ठीक है, और सैमुअल टेलर कोलरिज जे, ठीक है साथियों, सैमुअल टेलर कोलरिज 1772 से लेकर 1834 ईस्वी में 19वीं शताब्दी में पढ़ते हैं जे। ठीक है, इनका 20वीं शताब्दी में एक वर्ष भी नहीं आता है, तो इसलिए दूसरा विकल्प हमारा सही था। बेनेडिक्टो क्रोचे जे 1866 से लेकर 1952 तक जी, ये 20वीं शताब्दी में आते हैं। और सिगमंड फ्राइड जो हैं 1865 से लेकर 1939 ईस्वी तक आते हैं। साथियों अगला जो प्रश्न है, इसी तरह के प्रश्न अभी परीक्षाओं में आते हैं। ये कूट आप देख रहे हैं, एक पंक्ति दी होगी। ठीक है, इसको पढ़ेंगे, क्या कैसे पढ़ेंगे देखते हैं। देखिए तनिक साथियों, क्या बोला जा रहा है? तनना बुनना तज्यो कबीर, राम नाम लिखी लेओ शरीर। ठीक है, मूसी मूसी रोवे कबीर की माई, ए बारिक कैसे जिभी खुदाई। उक्त काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त मूसी मूसी का अर्थ क्या है? विकल्प दिए गए हैं 4। साथियों इसी तरह से विकल्प आते हैं अभी, पहले कब, क्यों, कैसे, किसने, किधर, कहाँ, है ना, ऐसे प्रश्न आते थे। अभी इस तरह के आ रहे हैं, मैं भ्रमित नहीं करना चाहता हूँ। तनना बुनना तजो कबीर, राम नाम लिखित ले शरीर, मुसी मुसी रोबे कबीर की माई, ए बारिक कैसे जिब ही खुदाई। तो जो मुसी मुसी का भावार्थ क्या है? मन ही मन रोना, पहला विकल्प है। दूसरा है सिसक सिसक कर रोना। तीसरा है दहाड़ मार कर रोना। चौथा है किसी का गुण कथन करते हुए रोना। तो यहाँ पर साथियों 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से साथियों अभी हमें कूट दिया जाता है। ये देखिए, कूट मतलब कूटना नहीं, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। तो ये ऐसे कूट दिए होंगे कि हाँ, पहले 3 सही हैं, पहला तीसरा और चौथा सही है, या तीसरा और दूसरा सही है, या पहला और दूसरा सही है, या फिर दूसरा और चौथा सही। इस तरह से आते हैं साथियों। तो साथियों देखिए, इसमें साथियों आपको बताते हैं तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। पहला ही मन रोना और सिसक सिसक का रोना ही मूसी मूसी का अर्थ है जहाँ पर। ठीक है, मूसी मूसी शब्द जो जहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से कूट जहाँ पर दिया गया जाता है नेट की परीक्षा में भी साथियों, तो जो पहला और दूसरा जो विकल्प है जहाँ पर, ठीक है, ये वाले सही हैं, और कूट में ऐसा ही दिखाया जाएगा। इस तरह के प्रश्न अभी साथियों नेट की परीक्षा में आ रहे हैं। हमारे एक दर्शक ने कहा था सर इस तरह से प्रश्न बनाइए, तो लाए हैं भाई, और भी बहुत सारे बनाएंगे, अपनी ओर से बनाएंगे साथियों, तो टेंशन मत लीजिए, हमारे साथ जुड़े हैं तो भाई अच्छा ही होगा। तनिक व्याख्या पढ़ लेते हैं साथियों, देख लीजिए क्या है व्याख्या की। तन्ना बुनना जिभी खुदाई, जो पंक्ति है कबीर दास का लिखित पद है, और पद में आए हुए मूसी मूसी शब्द का भाव अर्थ है मन ही मन, या सिसक सिसक कर रोना। कथन पहला और दूसरा सही है।
आगे साथियों हमारे पास 22वां प्रश्न है। यंद्री का लड़बड़ा, जीभा का फुहड़ा, काश का जति, मुख का सती, जो सतपुरुष उत्तमो कथि। गोरखनाथ की दृष्टि में सच्चा साधक वही है जो, कौन सा ऑप्शन आएगा, जो संयमी हो, इंद्रिय दमन करने वाला हो, कूट भाषा बोलने वाला हो, या महासुखवादी हो। ठीक है, इसमें भी साथियों देखिए कूट दिए गए हैं। ठीक है, एक सीरियल दिया गया है, कौन सा सही है। पहला और तीसरा सही था, पहला और चौथा सही था, जब तीसरा और चौथा सही था, जब पहला और दूसरा सही था। तो साथियों पहला और दूसरा सही है जहाँ पर। ओके, यह देख लीजिए आप, संयमी हो, ठीक है, संयम होना चाहिए, उसमें धैर्य होना चाहिए। और दूसरा है इंद्रिय दमन करने वाला हो। ठीक है, यंद्री का लड़बड़ा, जिह्वा का फोड़ा, काच का जति, मुख का सती, जो सत पुरुष उत्तमो कथि। ठीक है, सच्चा साधक वही है जो संयम रखे और इंद्रियों को दमन करने वाला हो। प्रश्न की व्याख्या पढ़ लेते हैं। ठीक है, गोरखनाथ के अनुसार सच्चा साधक वही है जो इंद्रियों को वश में कर सकता है, कुछ भी अनावश्यक बोलने वाला ना हो, भोग विलास से दूर हो, सत धर्म का पालन करने वाला तथा सात्विक वृत्तियों से युक्त, सत्य वचन करने वाला हो, अर्थात वह संयमी और इंद्रिय दमन करने वाला हो। मतलब ये ना हो कि इंद्रियों के वश में हो, मोह माया के चक्कर में पड़ जाए, काम क्रोध के चक्कर में पड़ जाए, भोग विलास के चक्कर में पड़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो हमारी इंद्रियां हैं ना, सभी प्रकार की इंद्रियां, वो हमें भ्रमित करती हैं, तो इंद्रियों का दमन करने वाला हो, ये समझ लेना है। ओके, कूट वाले प्रश्न लेकर आ रहे हैं साथियों, कूट। ठीक है, क्या है प्रश्न जे वाला जो प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। क्या है, साम बनोदी रे मधुबनिया, साम बरोदी रे मधुबनिया, अब हरि गोकुल काहे को, अभी चाहत नो जवनिया। सूरदास प्रभु तजी कामरी, अब हरि भय चिकनिया। अब हरि भय चिकनिया के द्वारा सूरदास क्या कहना चाहते हैं। तो चार मत दिए गए हैं। श्री कृष्ण चिकने घड़े हो गए हैं, श्री कृष्ण चिकने चुपड़े हो गए हैं, या श्री कृष्ण छैला हो गए हैं, या श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। तो नीचे कूट दिए गए हैं साथियों। ठीक है, कूट मतलब कूटना, मारना पीटना नहीं। तो साथियों कूट है कि कौन सा सही है इसमें से, पहला और तीसरा सही है, जब पहला और चौथा सही है, दूसरा और चौथा सही है, जब तीसरा और चौथा सही है, सही ऑप्शन है साथ। तो साथियों जो सही विकल्प आएगा वो है हमारा चौथा विकल्प, तीसरा और चौथा सही है। श्री कृष्ण छैला हो गए हैं और श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले, मतलब सुंदर इंसान हो गए हैं। तो ये पंक्ति का क्या अर्थ हुआ, अब हरि भयो चिकनिया। ठीक है, चिकना हम बोलते हैं ना, बहुत चिकने लग रहे, वही पंक्ति है जहाँ पर तीसरा और चौथा बिल्कुल सही है। तो साथियों इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। क्या बोला गया है इसमें कि अब हरि भय चिकनिया के द्वारा सूरदास जी कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण शैला हो गए हैं, अर्थात वह अब बहुत बन ठन कर रहते हैं, हैंडसम हो गए हैं, श्री कृष्ण गोकुल जाकर सुंदर छवि वाले हो गए हैं। तीसरा और चौथा मत जो है सही है जहाँ पर। अगला प्रश्न भी साथियों वही है जो यूजीसी नेट की परीक्षा में आने का दावा करता है। इसी तरह के प्रश्न आते हैं। यों ही मन में मेरो, दोबारा से पढ़ते हैं। यों ही मन मेरो मेरे काम को न रहे उमाई, साम रंग हवे करी सामान्य साम रंग में। उक्त काव्य पंक्ति में कोई गोपी का भक्त कहना चाहता है, मतलब कोई क्या कहना चाहता है, देखते हैं। श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा रंग काला हो गया है, ये है काव्य पंक्तियों का अर्थ। या मेरा रंग, दूसरा ऑप्शन है, मेरा रंग पहले से काला है इसलिए श्री कृष्ण के रंग में मिल जाएगा, मिल सका है, माफ़ करिएगा, मेरा रंग पहले से काला है इसलिए श्री कृष्ण के रंग में मिल सका है। अगला है, श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है। चौथा विकल्प है, मेरा मन श्री कृष्ण के बस में हो गया है। तो पंक्ति द्वारा से थी कि पढ़ लेते हैं कि यूं ही मन मेरे मेरे काम को न रही, साम रंग हवे करीम सामान्य साम रंग में। तो ये काफ़ी इजी लग रहा है, देख लेते हैं कूट क्या है। कूट इस प्रकार से है, तीसरा और चौथा सही लग रहा है आपको, दूसरा और तीसरा सही लग रहा है, जब पहला और दूसरा सही लग रहा है, जब पहला और चौथा सही लग रहा है। तो साथियों इसमें जो प्रश्न है, जो कूट है दिया गया है, उसमें साथियों तीसरा और चौथा जो विकल्प है बिल्कुल सही आएगा। तीसरा और चौथा विकल्प कौन सा है वो देख लेते हैं।
क्या है, श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है। चौथा है, मेरा मन श्री कृष्ण के बस में हो गया है। ओके, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं साथियों। क्या है व्याख्या? काव्य पंक्तियों में गोपी या भक्त जो है कहते हैं कि यह मेरा मन मेरे काम का नहीं रहा, मेरा मन श्री कृष्ण के बस में हो गया है, मेरा मन श्री कृष्ण के रंग में रंग कर उन्हीं जैसा हो गया है। तो तीसरा और चौथा जो कूट था बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न साथियों इस वीडियो में सबसे अंतिम 25वां प्रश्न है साथियों। ठीक है, 25वां प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं। गहराई वाले प्रश्न हैं, एक से कई प्रश्न बन रहे हैं। ऋतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं, उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, उद्गाता आचार्य या कवि शिक्षण, माफ करिएगा, कवि शिक्षक। 3 श्रेणियां हैं। कौन सा कूट जो है नीचे सही दिया गया है? ठीक है, कितने सही हैं इसमें से 4 विकल्पों में से कितने सही आपको बताऊं कितने सही जो हैं श्रेणियां हैं आचार्यों की। कूट आप देख रहे हैं साथियों। पहला दिया गया है कूट, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, उद्भावक, व्याख्याता, उद्घाता। दूसरा विकल्प है पहला, तीसरा या चौथा। उद्भावक, उद्घाता या चौथा कवि शिक्षक। तीसरा कूट दिया गया है पहला, दूसरा और चौथा। उद्भावक, व्याख्याता या कवि शिक्षक। चौथा विकल्प है व्याख्याता, उद्घाता या कवि शिक्षक। तो साथियों सही विकल्प आएगा हमारे सामने तीसरा। ठीक है, क्या है इसमें? उद्भावक, व्याख्याता और कवि शिक्षक। ठीक है, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं साथियों। अंतिम प्रश्न है वीडियो का। क्या है व्याख्या, वो देख लेते हैं। रीतिकालीन आचार्यों ने 3 श्रेणियां निम्नवत हैं, वो देख लेते हैं। उद्भावक, उद्भावक सबसे पहले है, जिसमें उद्भव और उत्पत्ति करने वाला, विचारों का प्रेषण करने वाला, संप्रेषण करने वाला हम कह सकते हैं। दूसरा व्याख्याता, व्याख्यान या व्याख्या करने वाला। तीसरा कवि शिक्षक, कवि तथा कवि के रूप में शिक्षक का भी दायित्व निभाने वाला। तो उद्गाता का अर्थ यज्ञ में सामगन सामगन करने वाला। ठीक है, ऋषि या जोर से गाने वाले को कहा जाता है उद्गाता। ठीक है, तो उद्गाता जो है वो श्रेणी में नहीं आता है। ओके, तो ये अलग श्रेणी है। यज्ञ में जो सामगन करता है ना, ऊँचे ऊँचे जोर जोर से बोलता है, गीत गाता है, वो उसको उद्गाता बोलते हैं। तो बाकी 3 श्रेणियाँ जो है वो ऋतिकाल आचार्यों की श्रेणियाँ हैं। ये याद कर लो साथियों। कहीं और प्रश्न नहीं मिलेंगे, ये वाले हमारे पास मिलेंगे, हमारे चैनल पर मिलेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ना ध्यान रखिए। धन्यवाद, प्यार करते रहें चैनल के साथ।